अच्छा, तो अभी सिर्फ 10 बच्चे हैं क्लास में। सर 7 है। ये 2 और मैंने किए हैं एडमिट। हाँ, सीआर है क्लास में भाई? नहीं सर। अच्छा यार, ये आज अटेंडेंस तो लगाओ, देखो जो जो एब्सेंट है मुझे भेजो, रोल नंबर है। काफी दिन हो गए अटेंडेंस नहीं लगी, बच्चे रिलैक्स हो गए। सर ये तो बस 8 बजे प्रेजेंट है, बाकी तो सारे एब्सेंट है ना। हम्म। यही ना, अपना रोल नंबर शो करें, आपका रोल नंबर शो नहीं हो रहा। So the today's topic is integration. Previously, we have done the derivation, our differentiation, our rate of change, and in that technique, we learned to find out the small change in any variable.
So here in integration, so as we know, the meaning of integration or integrate, it means that to sum up or to make the total. तो जैसे कि इसकी आपको ये सिंबल भी नज़र आ रही है, तो ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है एंड इट लुक्स लाइक एस, a capital S, and S stand for summation. Summation mean to sum up. तो इंटीग्रेशन जो है ये अपोजिट है डिफरेंशिएशन का, क्योंकि उसमें हम वेरिएबल से स्मॉल चेंज कैलकुलेट करते हैं, स्मॉल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जबकि इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, सम अप करते हैं, यानी कि लार्ज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई चेंज जो है वो इंटरवल्स में हो रहा है, तो हम हर इंटरवल का स्मॉल चेंज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन। लेकिन अगर हमने टोटल चेंज जो है वो कैलकुलेट करना है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू डेस्टिनेशन, तो फिर हमें उन तमाम स्मॉल चेंजेस जो हैं उनको सम अप करना है टू फाइंड आउट द टोटल चेंज। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड आउट करना है, जिसको हम वेलोसिटी भी कहते हैं, तो उसको आप विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे। आप डिफ्रेंशिएट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन यू विल बी able to find the rate of change of displacement with respect to time, or change in displacement with respect to change in time, and that is the velocity. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन है, तो वो लाहौर से चलती है और वो कराची पहुंचती है। अब डेफिनेटली रास्ते में डिफरेंट जो हैं वो स्टॉप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर के बाद आप फर्स्ट स्टॉप कह लेंगे साहिवाल है, फिर मुल्तान है, देन बहावलपुर है, सखर है, हैदराबाद है, कराची है। तो अगर आप हर सेगमेंट का चेंज फाइंड आउट करेंगे, यानी कि वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड आउट करेंगे, तो आपको हर सेगमेंट का अलग अलग ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब ट्रेन चलती है तो वो साहिवाल जाके रुक जाती है, तो वो आपका एक सेगमेंट हो गया, तो आपने वहाँ पे स्टॉप किया है। इसी तरह फिर अगेन इट विल स्टार्ट मूविंग और फिर ये नेक्स्ट स्टॉप पे जाएगी। तो आप क्या करेंगे कि आप एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे लाहौर से साहिवाल, ये आपका फर्स्ट चेंज हो जाएगा। फिर इसी तरह आप साहिवाल से मुल्तान सेकंड चेंज, देन मुल्तान से सखर, देन सखर से हैदराबाद, और फिर हैदराबाद से कराची। अब ये जितने भी सेगमेंट्स हैं, ये आपको हर सेगमेंट का इंडिविजुअल चेंज दे रहे हैं, जो कि आपने विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन निकाला है। जैसे आप वहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करते थे, मैंने एप्लीकेशन में आपको क्वेश्चंस भी करवाए थे। लेकिन अगर आप टोटल लाहौर से कराची तक का निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन तमाम जो सेगमेंट्स हैं इनको आपको सम अप करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल करने का एक तो तरीका ये है कि आप हर सेगमेंट की जो वेलोसिटी है उसको आप ऐड अप करें और टोटल नंबर ऑफ जो सेगमेंट्स हैं उस पर डिवाइड कर दें। और सेकंड जो एडवांस टेक्निक है, दैट इज़ द इंटीग्रेशन टेक्निक, कि आप इन तमाम चेंजेस को सम अप करें विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन।
जैसे मैंने वहाँ पे आपको डेरिवेशन में बताया था कि चेंज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक दो ओल्ड या कन्वेंशनल मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं कि हम फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए भी और टाइम के लिए भी, और फिर उनको डिवाइड कर देते हैं। और दूसरा हमारे पास मेथड क्या था, एडवांस मेथड, जो कि डेरिवेशन था या डिफरेंशिएशन था, जिसमें हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के लिहाज से डिफरेंशिएट करते थे और फिर हम चेंज फाइंड आउट करते थे। तो इसी तरह जो सम अप करने की टेक्निक्स हैं, एक तो जैसे मैंने बताया कि आप तमाम सेगमेंट्स को मैनुअली ऐड अप कर लें, और फिर जो है सेकंड जो टेक्निक है वो इंटीग्रेशन है, एल्जेब्रिक टेक्निक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम फंक्शन को यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द टोटल चेंज। इसी तरह अगर आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है और उसमें आप कंसंट्रेशन ओवर टाइम जो है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, या जैसे हम कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो इसी तरह अगर आप एक रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और उसमें आप उसका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं, या आप रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, या आप रेट ऑफ यूज़ ऑफ रिएक्टेंट निकालना चाहते हैं, या जिसको आप रेट ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कहते हैं, या आप रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसमें यह है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो किस रेट पर डिसअपियर हो रहे हैं, यूज़ अप हो रहे हैं, और प्रोडक्ट जो है वो किस रेट पे बन रही है। तो ये हम सारा जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन में डिस्कस करते हैं या काइनेटिक्स में डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप कोई रिएक्टेंट लेते हैं और आप उसका रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, तो आफ्टर 5 सेकेंड उसकी कंसंट्रेशन जो है वो चेंज होगी, मींस रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट 5 सेकेंड में भी कंसंट्रेशन चेंज आएगा। जैसे हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था कि जो रेट है फर्स्ट 50 सेकेंड्स में फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट वो इतना है, और आफ्टर 50 सेकेंड जो है वो रेट इतना होगा। तो इसलिए जो है वो हम उन्हीं लिहाज से अगर देखें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आफ्टर 5 सेकंड जो है वो हमने देखा कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई है। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड यानी कि टोटल 10 सेकंड्स हो गए। फिर फर्दर आफ्टर 5 सेकंड्स 15 हो गए, देन नेक्स्ट 5 सेकंड्स 20 हो गए। तो इस तरह 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 यानी कि 1 मिनट। तो इसमें देखें कितने इंटरवल बन जाएंगे, इसमें 12 इंटरवल्स बन जाएंगे, और हर इंटरवल के अंदर आप चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन। तो आपको हर सेगमेंट का या इंटरवल का जो है वो रेट फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आप टोटल रिएक्शन का रेट फाइंड आउट करना चाहते हैं, और टोटल रिएक्शन टाइम जो है वो आपका पॉसिबल 1 मिनट है, जिसमें 5 5 सेकंड्स के 12 इंटरवल्स हैं, तो आपको उन 12 इंटरवल्स का जो है वो टोटल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो आप करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपके पास पूरा जो 1 मिनट है या टोटल जो 60 सेकंड्स हैं उसका रेट आ जाएगा। इसी तरह अगर कोई रिएक्शन जो है वो 2 घंटे का है और उसमें आप आफ्टर 10 मिनट्स का इंटरवल यूज़ कर रहे हैं, और फिर आप टोटल रेट फाइंड आउट करना चाहते हैं 2 घंटे का, तो इसमें जो है आप उसी तरह फाइंड कर सकते हैं। तो
नॉर्मली जो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट है वो इक्वल होती है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट से भी कर सकते हैं कि रिएक्टेंट कितना यूज़ अप हुआ है, और प्रोडक्ट के लिहाज से भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कितनी बनी है फॉर्म्ड। तो इस तरह जब हम टोटल रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो फिर टोटल जो रिएक्शन टाइम होता है फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। अब इसमें देखें हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम कोई ऐसा रिएक्शन है जो लेंथी रिएक्शन है, और हम टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन, एक चीज़ होती है टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन, कि कोई भी रिएक्शन जो है वो कितने टाइम में जो है वो कंप्लीट होता है। आप कोई एक अननोन रिएक्शन कर रहे हैं, आपको नहीं पता ये कितनी देर में कंप्लीट होगा, तो आप उसके लिए भी ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। आप आफ्टर इंटरवल्स जो हैं उसका सैंपल लें और देखें कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन कितनी है। तो क्या होगा कि स्टार्ट के अंदर जो रेट है कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट वो डेफिनेटली ज़्यादा होगा, ठीक है। और जैसे जैसे रिएक्टेंट यूज़ अप होते जाएंगे तो वो जो रेट है चेंज जो है वो कम होता जाएगा। तो जिस इंटरवल के अंदर चेंज जो है वो ज़ीरो आए तो इट्स मीन्स दैट कि सारा जो रिएक्टेंट है वो यूज़ हो गया और आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर आप हर 5 सेकंड के बाद रेट चेक कर रहे हैं और आप देखते हैं कि 90 सेकंड, 85 सेकंड से 90 सेकंड का जो इंटरवल है उसका जो चेंज है रेट जो है वो ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका रिएक्शन जो है वो 90 सेकंड में कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह आप टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप टोटल जो चेंज है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे उस न्यूमेरिकल में हमने किया था कि 50 सेकंड में ये रेट है, आफ्टर 50 सेकंड ये है, तो अगर हम उसको एवरेज करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि स्टार्ट में जो है वो कुछ रिएक्शंस का रेट फास्ट होता है, और फिर एंड पे जो है जैसे जैसे, क्योंकि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अवेलेबल, तो जैसे जैसे अवेलेबल कंसंट्रेशन कम होती जाती है रेट कम होता जाता है। तो इस तरह जो है वो स्टार्ट में रेट रेट ज़्यादा है, एंड पे जो रेट है वो कम है, लेकिन अगर हम उसको एवरेज निकालना चाहते हैं फॉर कंप्लीट रिएक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंडिंग, यानी एवरेज निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए यही है कि हम तमाम इंटरवल जो हैं उनको सम अप कर दें, उनकी एवरेज निकाल लें विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब इसमें जो इंटीग्रेशन है वो क्योंकि डिपेंड करती है चेंजेस पे, तो इसलिए इंटीग्रेशन के अंदर जो बेसिस हैं वो सारी डिफरेंशिएशन की हैं, यानी कि जो डेरिवेटिव्स के हम रूल पढ़ते हैं उन्हीं के ऊपर जो है वो हम इंटीग्रेशन लगाते हैं, क्योंकि डेरिवेशन से स्मॉल चेंजेस निकलते हैं इंटरवल वाइज, और फिर उन तमाम इंटरवल्स को हम सम अप करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पे हम कुछ रूल जो हैं वो डिस्कस करते हैं। तो जैसे अगर हम फर्स्ट रूल की बात करें तो ये जो है ये पावर रूल है, जैसे आपने डेरिवेशन में पढ़ा था। देखिए वहाँ पे हम क्योंकि चेंज फाइंड आउट करते हैं और चेंज जो है वो इनिशियल वैल्यू से हमेशा स्मॉल होता है, तो किसी भी नंबर में जो चेंज होता है तो वो ओरिजिनल नंबर से तो स्मॉल होता है। इसलिए हम क्या करते थे वहाँ पे जब पावर फार्मूला लगाते थे तो n-1 करते थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम टोटल निकाल रहे हैं, यहाँ पे लार्ज वैल्यू जनरेट होनी है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो जो हमारा फंक्शन होगा हम उसकी पावर में +1 करेंगे, और जो उसकी पावर बनेगी n+1, तो उसी से हम उसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे प्लस सी। अब सी जो है यहाँ पे ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब क्योंकि हम
बेशुमार स्मॉल चेंजेस जो हैं वो एड अप कर रहे हैं, तो अब उनके अंदर जो चांस ऑफ करेक्शन है, ठीक है, उसको हम सी के साथ शो करते हैं। उसको हम सी से शो करते हैं, तो इट्स मीन्स दैट द सी इज द integration constant, and it means that it's the correction in the आंसर, क्योंकि बेशुमार स्मॉल वैल्यूज जो हम ऐड अप करते हैं टू फाइंड द आंसर, तो अगर उसमें कोई चांस ऑफ एरर है तो उसको करेक्ट करने के लिए वी यूज इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इसी तरह जो सेकंड रूल है दैट इज 1/x। अब इसमें अगर हम देखें तो जो x है दैट इज द वेरिएबल, और अगर हमारे पास जो वेरिएबल है या जो हमारा फंक्शन है, अगर उसका डेरिवेटिव जो है वो न्यूमिनेटर में एग्जिस्ट करता है, तो फिर हम क्या करते हैं, उस फंक्शन का जो है वो लॉग ले लेते हैं। जैसे ये हमारा फंक्शन है x, अब इसका जो डेरिवेटिव है दैट इज़ 1, वो न्यूमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो न्यूमिनेटर में जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन का लॉग ले लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो फंक्शन है, इसमें a जो है दैट इज द कांस्टेंट और x जो है वो वेरिएबल, यानी कि अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, जैसे 2 raised to power x है, तो उस केस में क्या होगा कि आप अपने फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे a raised to power x, और जो उसकी बेस है यानी कि जो कांस्टेंट है उसका हम लॉग ले लेंगे डिनोमिनेटर में, तो वो बनेगा a raised to power x डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ a प्लस सी। इसी तरह अगर हमारे पास e raised to power x हो, e जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, अगर हमारे पास e raised to power x हो तो उसका जो इंटेग्रल है वो e raised to power x ही होता है, ठीक है। तो ये ये इस केस में है जब आपके पास जो पावर है वो x हो, मीन्स कि इसका जो नंबर है दैट इज 1, e raised to power 1x। Similarly, if we have a trigonometric function like sin x, तो sin x जो है उसका जो इंटेग्रल होगा दैट इज cos x विद माइनस साइन। इसी तरह अगर cos x है तो उसका इंटेग्रल होगा sin x। इसी तरह अगर tan x है तो उसका log ऑफ secant x है। तो इसको जो है वो tan को जो है हम sin ओवर cos की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर जब हम cos का ऊपर डेरिवेटिव क्रिएट करते हैं तो फिर हम उसका जो है वो लॉग ले लेते हैं, तो इसलिए ये फिर लॉग सीकेंट एक्स है। ये आपको मैं सॉल्व भी करवा दूंगा कि ये कैसे लॉग ऑफ सीकेंट एक्स बनता है। इसी तरह कॉट एक्स जो है उसका लॉग ऑफ साइन एक्स है, क्योंकि कॉट जो है ये भी कॉस ओवर साइन होता है, तो साइन का ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसलिए ये लॉग ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। इसी तरह सीकेंट एक्स, तो इसका जो बनेगा इंटेग्रल दैट इज लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। इसी तरह कोसिकेंट एक्स जो है इसका जो इंटेग्रल है दैट इज लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। सिमिलरली सीकेंट एक्स जो है सीकेंट स्क्वायर एक्स जो है दैट इज टेन एक्स प्लस सी। सिमिलरली कोसिकेंट स्क्वायर एक्स दैट इज माइनस कॉट एक्स प्लस सी। देन सीकेंट एक्स टेन एक्स will be secant x, cosecant x cot x will be minus cosecant x। तो ये रूल नंबर 14 तक है, यहाँ तक मैं आपको आज करवा रहा हूँ।
तो ये जो रूल्स हैं ये आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। तो इन्हीं को यूज़ करते हुए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं या एक्सरसाइजेस हैं वो भी करेंगे। तो इन रूल्स को आप अच्छी तरह याद कर लें। वैसे तो आपने अर्ली क्लासेस में भी शायद किए होंगे, तो इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम इन रूल्स को जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास जो है वो एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है फिर इसको प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।